नमस्कार दोस्तों, ITR 2 कैसे फाइल करना है उसकी पूरी प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम शेड्यूल आज हम कवर कर लें। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमको यह जानना जरूरी होता है कि ITR 2 कौन-कौन फाइल कर सकता है। यदि किसी इंडिविजुअल की बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो फिर वो ITR 3 उसको फाइल करना होगा, ITR 2 वो फाइल नहीं कर सकता है। इस यदि आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे कि डिविडेंड है, इंटरेस्ट है और भी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, तो वो आप ITR 2 में ले सकते हैं। कैपिटल गेन है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। मतलब यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे है, एफ एंड ओ है, तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना होता है। आप ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल डिजिटल असेट्स यदि कोई सेल करते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, तो उसमें भी आपको ITR 2 फाइल करना होता है। कोई ऑनलाइन गेमिंग है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना होता है। यदि कोई फॉरेन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से कोई इनकम होती है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हमने अब देखा कि ITR 2 कौन कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है। एक बात और है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम, ये तो आप ITR 1 में भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर ITR 1 में क्या है कि आप मैक्सिमम जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक की ही हो सकती है। तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना होता है। और वहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी की केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले सकते हैं। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी तो भी आपको ITR 2 फाइल करना है। तो आपको ITR 2 कब-कब फाइल करना है वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं ITR 2 फाइल करने की प्रोसेस पर। हर स्टेप पे हम साथ में उसके जो रूल्स हैं वो भी समझते जाएँगे, कैसे शेड्यूल फिल करने हैं वो भी हम समझते जाएँगे। उससे पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। साइट ओपन करना है incometax.gov.in। साइट ओपन करने के बाद यदि आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना पैन नंबर रजिस्टर कर लें। उसके बाद लॉगिन करें। हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन में आपको सबसे पहले ही अपना यूज़र आईडी जो कि आपका पैन नंबर होगा वो पैन नंबर यहाँ पर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। प्लीज कंफर्म पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कि आपको सबसे पहले तो अपना AIS और 26S को चेक करना है। AIS और 26S से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी इनकम है। ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो इनकम आपकी छूट जाए। तो इनकम और उसके ऊपर यदि TDS हुआ है तो TDS वो सारी आपको रिपोर्ट उसमें मिल जाएगी। तो AIS को चेक करना है तो इस ऑप्शन से आप जाएं। और 26S चेक करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में आप व्यू फॉर्म 26S यहाँ सर आपको जाना है और आप 26S को चेक कर लें और AIS को चेक कर लें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ भी मिसमैच होता है, मान लीजिए कोई इनकम AIS में आ रही है और वो इनकम आप अपने रिटर्न में नहीं लेते हैं तो फिर आपके पास नोटिस आ जाता है। तो आपको इनकम को मैच करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा अब आपको आता है कि आपको जैसे पता भी होगा कि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें हमारे सामने ऑप्शन रहता है कि हम या तो न्यू टैक्स रिजिम से रिटर्न फाइल करें या ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल करें। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले ये डिसाइड करना आप आपकी क्या करें कि यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे तो इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटेड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप जाकर ये कैलकुलेटर है, आप यहाँ पर अपनी पूरी इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए इसमें डिटेल आपको देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। इनकम की डिटेल, अब यहाँ इनकम की डिटेल में आप जाएं और जिस जिस हेड में आपकी इनकम है वो यहाँ पर आप डाल दें। जब ये आप इनकम डाल देंगे ना तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम सैलरी में इनकम डाल के मैं बता देती हूँ आपको। तो पहले ही आपको क्या है, शुरू में ही आपको ये कन्फर्म कर ले रहे कि कौन से रिजिम में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सैलरी की डिटेल डाल दी। इसके अलावा आपकी जो जो इनकम है वो आप यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद यदि कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन की डिटेल आप यहाँ पर ले लें, प्रोवाइड डिडक्शन इन डिटेल। फिर उसके बाद अब टैक्स डिटेल में हम आते हैं। तो अब टैक्स डिटेल में देखिए यदि कोई आपका TDS हुआ है तो वो TDS यहाँ पर वो अपने आप ले लिया उसने। और कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं एस्टिमेट टैक्स।
ये पूरा आपका टैक्स कैलकुलेटर है। अभी आप नीचे की ओर जाएँगे तो पूरा आपके सामने देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स रिटर्न में एज़ पर ओल्ड टैक्स रेज़िम और एज़ पर न्यू टैक्स रेज़िम दोनों में आ गया। वो क्या है, आप सारी डिडक्शन है, इनकम डाल देंगे तो उसमें आपको बता देगा कि इस रेज़िम में आपको अब जैसे ओल्ड में कितना बन रहा है, न्यू में। अब नीचे की ओर जाते सब इंटरेस्ट वगैरह सब उसने बता दिया कि इसमें आपको इतनी इनकम पे इतना बनेगा। अब यहाँ पे टोटल टैक्स देखेंगे तो ओल्ड में आपका बन रहा है 66,740 का और न्यू में बन रहा है 24,600 का। तो हम न्यू टैक्स रेजिम के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही। तो आप शुरू में अपने टैक्स कैलकुलेटर से यहाँ पर आप टैक्स को कंपेयर कर ले, जिसमें आपको फायदा है वही आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको 10 IEA जो होता है फॉर्म न्यू टैक्स रिजिम के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर फाइल नहीं करना होता है। ITR 1 और ITR 2 में आपको 10 IEA फॉर्म सबमिट नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वापस से अब हम आते हैं रिटर्न फाइलिंग की। तो हमने कंपेयर कर लिया, AS चेक कर ले, 26S चेक कर ले और अपने दोनों रिजिम में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप चेक कर ले। अब यहाँ पे हम जाते हैं ई फाइल में जाना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में हम जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। देखिए, जिस साल की इनकम के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी हम 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक की इनकम के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसका अगला साल होता है असेसमेंट ईयर। तो मतलब असेसमेंट ईयर अभी कौन सा होगा, 24 25 वो हमने सिलेक्ट किया, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यदि आपने कोई बीच में ही छोड़ दिया है तो ITR, तो आप यहाँ रिज्यूम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दें। आपका स्टेटस क्या है वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब ITR, हम कौन सा ITR आपको फाइल करना है, जैसे मुझे यहाँ पर ITR 2, आज हम ITR 2 को समझ रहे हैं तो हम ITR 2 सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद ITR 2 पर जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ITR 2 क्यों फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यदि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप ये सिलेक्ट कर लें, या इस किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ये जो शेड्यूल दिख रहा है ना, वो शेड्यूल हमको फिल करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है जनरल शेड्यूल। तो जनरल शेड्यूल में हमने पार्ट ए जनरल शेड्यूल रख लिया। शेड्यूल में आप ध्यान रखिएगा कि जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है केवल वही आप सिलेक्ट करें, ताकि क्या होगा, आपके सामने वही शेड्यूल आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके बाद इनकम वाले पर। तो इनकम पे आते हैं। तो इनकम में देखिए, जो जो इनकम है, अब यहाँ पर मैं हमको सैलरी की इनकम मेरे को दिखानी है तो मैं सैलरी का शेड्यूल लूंगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का भी लेना है। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, जिसकी इनकम है सिर्फ वही ले आप। हमको कैपिटल गेन जैसे शेयर मार्केट वगैरह सबकी आपको दिखाना है कैपिटल गेन, तो हम कैपिटल गेन लेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन के साथ ये शेड्यूल 112A भी आप सिलेक्ट कर लें, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है के लिए। उसके बाद हम आते हैं, देखिए अगर वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर हम शेड्यूल BDA सिलेक्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी के लिए। फिर आता है हमारा शेड्यूल अदर सोर्सेज का, वो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई आपके स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम, मतलब कि कोई इनकम क्लब होती है जैसे कि आपकी माइनर चाइल्ड की या आपकी वाइफ की, हस्बैंड की, तो आप ऐसे केस में आपको ये SBI शेड्यूल आपको फिल करना होता है। फिर स्पेशल इनकम, देखिए ये वाला शेड्यूल अपने आप सिलेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्या है कि आप अदर सोर्सेस हमने सिलेक्ट किया है। तो स्पेशल इनकम वाले शेड्यूल का मतलब ये होता है कि कोई, जैसे कि हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, ठीक है। अब ऑनलाइन गेमिंग जैसा मैं बताऊंगी आपको, तो ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है, 30% की टैक्स रेट लगना है। तो ऐसी स्थिति में वो अब हो गई आपकी स्पेशल इनकम हो गई है। वो आपकी स्पेशल इनकम हो गई है क्योंकि उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो ये भी आपको शेड्यूल सिलेक्ट ही रखना है। उसके बाद यदि कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो ये शेड्यूल आप सिलेक्ट कर लें। पास थ्रू इनकम के लिए सिलेक्ट कर लें। अगर कोई फॉरेन सोर्स से इनकम है तो शेड्यूल सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट के लिए आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना हो तो। अब चलिए, ये तो हमने इनकम के शेड्यूल सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आते हैं डिडक्शन पर। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो न्यू टैक्स रेजिम से रहता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम लेंगे तो फिर उस हिसाब से आ जाता है आपके सामने डिडक्शन। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में तो डिडक्शन रहेगी नहीं ना, तो सिर्फ आपको
आ रही है इसमें एटीसी, एटीसीसीडी, शेड्यूल 6A की डिडक्शन आपके लिए आपका आ रहा है, तो ये आप सिलेक्ट ही रहने दें, क्योंकि कुछ ना कुछ डिडक्शन तो आपके पास रहती ही है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं टैक्स वाले पे। टैक्स में ये सारे आप कंप्यूटेशन है, आपका शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, टैक्स पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस, ये सब डिटेल आपके लिए है शेड्यूल, तो ये आप ऐसे कैसे रहने दें, इसमें चेंज ना करें। उसके बाद हम आते हैं अदर्स पर। अदर्स वाले शेड्यूल भी सारे ये कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है, हमारे लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं उससे रिलेटेड है, आप ये सब रहने दें। यदि कोई फॉरेन असेट्स है, देखिए डिटेल्स ऑफ असेट्स आउटसाइड इंडिया यदि आपकी कोई है तो उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना होता है। बाकी एमटीसी का सिलेक्ट रहेगा। यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ये असेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल देनी होती है, ये शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना होता है। चलिए, ये सभी शेड्यूल हमने देख लिए एक बार। उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू पर। फिर कंटिन्यू पर गए। अब यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस कर दें। चलिए, जो ये शेड्यूल आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए, आपकी एआईएस और 26 एस से क्या होती है, डिटेल यहाँ पर आपको पहले ही यहाँ पर ऑटोफिल मिल जाएगी, तो आपको चेक करना रहती है। अगर नहीं है उसमें आप कुछ एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है, सबसे पहले हमको हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन में हमको डिटेल, अच्छा ये जितने भी शेड्यूल आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे शेड्यूल कंफर्म होने चाहिए तो ही आपका आईटीआर फाइल आप कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर ले, कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेक कर ले। उसके बाद हम आते हैं फाइलिंग स्टेटस पे। देखिए, फाइलिंग स्टेटस में आपको अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) सिलेक्ट करेंगे। यदि बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे आफ्टर ड्यू डेट तो 139(4), रिवाइज रिटर्न के केस में 139(5), मॉडिफाइड रिटर्न में 92CD और आफ्टर कंडोनेशन के केस में 1192 भी आपको सिलेक्ट करना है। क्या आपको कोई नोटिस मिला है, उसके रिस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और साथ में फिर उसकी सेक्शन भी सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपको वो नोटिस मिला है। चलिए, जो हमने ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम की बात की थी ना, अब यहाँ पर देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। देखिए, जैसे मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। क्या आप उससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजिम चाहते हैं? देखिए, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको ये तो न्यू टैक्स रिजीम से है, अगर आपको चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम से करना है तो आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। नहीं, हमको अभी जैसे हमने कंपेयर किया था तो न्यू टैक्स रिजीम आया था, वो तो मैंने ऐसी इनकम डाल दी थी, वो कोई एग्जैक्ट इनकम नहीं है, तो उसमें हमने देखा कि क्या बेस्ट था, न्यू टैक्स रिजीम, तो आप न्यू टैक्स रिजीम रहने दें। यहाँ पे मैं आपको डिडक्शन वगैरह सब बताऊंगी, इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से ही हम अभी रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप पहले कंपेयर कर ले और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर ले कि आपको यहाँ पर अगर न्यू में जाना है तो आप नो रहने दीजिए, और ओल्ड से करना है तो आप यस कर दीजिए। ठीक है, बाकी अब आप नीचे की ओर आते हैं। हम यहाँ पर देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका देखना है तो रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आप सब अधिकांश तो सबके ऊपर यही एप्लीकेबल होता है, यू आर इंडिया फॉर 182 डेज आर मोर, तो यही सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब सबसे पहले, डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115(8), तो नो। ये दोनों तीनों, अच्छा यहाँ पर वेदर यू आर एन एफपीआई है तो भी आप यस या नो आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नो ही करूंगी। यदि रिप्रेजेंटेटिव एसईसी के द्वारा फाइल किया जाता तो यस, नहीं तो नो। डिटेल्स आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। यदि आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं कि अभी आपने बेच दिए, किसी भी टाइम पे यदि आपके पास अनलिस्टेड रहे हैं शेयर्स तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमको सेव करना है। अब यहाँ पर एक और आपको बैंक डिटेल्स में जाएं। बैंक डिटेल्स में देखिएगा कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सब बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। यहाँ पर जाकर आप इनको व्यू बैंक अकाउंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या ऐड
यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड अनदर का, ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, वो जो कि आप रिफंड जिसमें आप लेना चाहेंगे, नहीं तो आपका रिफंड नहीं आएगा जब तक आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हमने कंफर्म किया। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में कंफर्म्ड आ गया, ऐसे सबके सामने कंफर्म आएगा तभी जाके आपका आईटीआर फाइल होगा। अब उसके बाद जो शेड्यूल आ रहा है वो आ रहा है हमारा शेड्यूल सैलरी का। तो अब चलिए हम सैलरी वाले शेड्यूल पे आ जाते हैं। जब हम आईटीआर वन फाइल करते हैं तो उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन हमको देनी होती, कोई एम्प्लॉयर की उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देना होती, लेकिन यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर की भी इंफॉर्मेशन इसमें देनी होती है। सबसे पहले आते हैं हम ग्रॉस सैलरी के ऊपर। एड अनादर पर जाएंगे हम। अब देखिए जैसे मैंने बताया आईटीआर वन में तो आपको नहीं, आईटीआर वन में तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं आप जोड़ के एक साथ अपनी सैलरी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर वाइज अलग अलग डिटेल देनी है। जैसे पहले हमको पहले एम्प्लॉयर मान ली एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो आपको दो बार डिटेल यहाँ पर देनी होगी। जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आपको लेना है, उसका टेन ऑफ द एम्प्लॉयर लेना है, एड्रेस लेना है एम्प्लॉयर का, टाउन सिटी, स्टेट, पिन कोड, जिप कोड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में भी आपको सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर हैं या अदर्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब आते हैं हम हमारे सैलरी के ऊपर। देखिए सैलरी में सभी डिटेल्स आपको देना है। सैलरी में हम आते हैं, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सैलरी का। ठीक है, अब नेचर ऑफ सैलरी में सबसे पहले अब आपको क्या करना है, देखिए आप अपना फॉर्म 16 लें। अगर फॉर्म 16 नहीं भी है तो आप अपनी सैलरी स्लिप से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में आपको अमाउंट लेनी है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 5 लाख। फिर एड अनादर करेंगे। अब इसके साथ हमारे सामने हमको एचआरए भी मिला हुआ है। अच्छा यहाँ पर जो एचआरए हम ले रहे हैं ना, देखिए ये बेसिक सैलरी, यहाँ पर जो एचआरए ले रहे हैं वो क्या है, जो एचआरए हमको टोटल आपको एचआरए मिला है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ 1,50,000 का एचआरए मिला है तो वो पूरा का पूरा यहाँ लूंगी। उसमें से कितना एग्जाम पार्ट है वो अभी आपको नहीं लेना है। जो जो ये हम किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सैलरी की दे रहे हैं जो हमको मिली है। तो यहाँ पे टोटल एचआरए लेना है। ऐसे ही आपको और भी कुछ मिला है वो एड अनादर करते जाएं और अपनी सैलरी का जो ग्रॉस सैलरी का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर आपको देना है। जैसे आपको कोई डीए मिला हुआ है, एलटीए मिला हुआ है या कोई अदर अलाउंसेस मिले हुए हैं, वो सब यहाँ पर आपको एचआरए मिला हो। एचआरए तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है। कोई फीस, कमीशन है, एडवांस सैलरी है, लीव एनकेशमेंट है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ये तो हमने ले लिया। अब आते हैं हम उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स एज पर सेक्शन 72। ये बेसिक सैलरी। ये क्या होता है परक्यूसिट, जैसे कि मान लिया आपके एम्प्लॉयर ने आपको कम रेट पर लोन दिया है, होम लोन दिया है, पर्सनल लोन दिया है, तो जो डिफरेंस होता है ना वो आपका क्या क्या आपको, जैसे मान ली कि मार्केट में 10% पे आपको लोन मिलता है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2% पर ही लोन दिया है, तो जो 8% का जो मार्जिन है वो आपका परक्यूसिट्स में आते ही वो अमाउंट, वो भी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी डिटेल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप फॉर्म 16 लेके बैठेंगे ना उसमें एज पर सेक्शन 17(1) में भी डिटेल आ जाएगी, वो आप ऐसी कैसी ले लें, या 17(2) में जो परक्यूसिट्स की डिटेल पे आपको ऐसी कैसी उसमें मिल जाएगी। अगर कोई परक्यूसिट्स है तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई अकोमोडेशन है, कार वगैरह, स्वीप, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुछ भी यहाँ पर आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको मिली है वो ले लें। ये आपको फॉर्म 16 में इजीली मिलेगी। और उसके बाद यदि कोई सैलरी की जगह आपको कोई प्रॉफिट मिला है सेक्शन 17(3) के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पर लेना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले और अमाउंट यहाँ पर ले ले। ये भी आपको फॉर्म 16 में मिलेगी। उसके बाद कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। चलिए अब देखिए ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई, इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें एड्रेस नहीं लिया था। चलिए हमने ऐड किया।
ये तो आ गया देखो एम्प्लॉयर वन। अगर आपको और भी एम्प्लॉयर जोड़ने हैं तो आप क्या करेंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर एम्प्लॉयर्स, यहाँ पर ऐड अनदर पर जाकर आप एम्प्लॉयर को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम इसके नीचे आप देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी थी। यदि कोई अलाउंसेस भी है, जैसे कि अब यहाँ पर हम आते हैं अलाउंसेस, अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10, ये भी आपको फॉर्म 60 इसमें क्या क्या अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत जिस जिस भी अलाउंसेस के एग्जाम्पशन है वो आपको यहाँ पर लेनी है। टोटल अलाउंसेस टू बी एक्सटेंड, अब जैसे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अब हम हमने अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जब अब ग्रॉस सैलरी में जैसे मैंने एचआरए लिया था तो मैं यहाँ एचआरए की एग्जाम्पशन ले सकती हूँ। अगर आप वहाँ पे नहीं लेंगे तो आप यहाँ पे भी आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको वहाँ पे पूरी डिटेल आपको देनी होती है। अब यहाँ पर मुझे लेना है एचआरए का, तो हम यहाँ एचआरए लेंगे। देखिए, और जो भी इसका एग्जाम पार्ट है वो यहाँ पर हमको लेना है। तो इतना एचआरए मेरा एग्जाम है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। आप एक्चुअल कैलकुलेट करके ले, मैंने तो ऐसे ही लिया है उसको। चलिए ये देखिए अलाउंसेस, अगर और भी कोई अलाउंसेस एग्जाम्शन मिलती है आपको तो वो सब यहाँ पर आप ले ले सेक्शन 10 के अंतर्गत। इसके अलावा कोई रिलीफ है तो वो अमाउंट यहाँ पर डाल दें। नेट सैलरी आ गई, डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 है वो उसने अपने आप ले ली है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन उसने यहाँ पे ले लिए। यदि कोई आपने प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया है तो यहाँ पर हम लेंगे, डाल देंगे। ये भी फॉर्म 16 में आपको सब मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अच्छा एक बात ये है कि यदि आप न्यू टैक्स रिजिम लेते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सभी ऑप्शन आ रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में जिस जिसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी, केवल वो ही शो होंगे आपको, सब सब शो नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ऑल टैक्स रिजिम लिया हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ शो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल इनकम सैलरी में हेड में आ गई, हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। ये हमने देख लिया इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत। अब हम देखेंगे, देखिए दो शेड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल को देखते हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब सबसे ऊपर आ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी। देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी डिटेल हमको अलग अलग देना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एड डिटेल्स पे करेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है, जिससे हम यहाँ पर मान लेते हैं अभी जो भी एड्रेस है आप ले लें, टाउन सिटी ले लें। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लें, स्टेट वो खुद ले लेगा। कंट्री हो गया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ऑनर, ऑनर कौन है वो आपको लेना है। यदि आप खुद है तो आप सेल्फ ले लीजिए। इसके बाद यदि प्रॉपर्टी की एक से ज्यादा ऑनर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दे। यदि आप यस करते हैं तो जितने भी को ऑनर है उन सबके नाम, उनका पैन नंबर, आधार, परसेंटेज, उस प्रॉपर्टी में उनका कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लेना है और सेव करना है। जितने भी ऑनर है उसकी अलग अलग डिटेल आपको यहाँ पर सेव करते जाना है। यहाँ पर हम नो करेंगे अभी। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों को मैं दिखाऊंगी आपको। हम जो प्रॉपर्टी लेट आउट हमने किराए पे दी है उसको हम लेते हैं। इसमें हमको सबसे पहले किराएदार का नाम देना है, उसका पैन नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस रेंट रिसीव्ड। अब कितना रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है पूरे साल में वो ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 3 लाख का रिसीव्ड हुआ है। फिर ऐसी कोई अमाउंट है जो आपको नहीं मिल पाई है, नॉट रियलाइज हुई है, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर लोकल अथॉरिटी को आपने कोई टैक्स पे किए है तो वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 5600 का लोकल अथॉरिटी को पे किए हैं। जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह तो पे करने ही होते ना, तो वो यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद एनुअल वैल्यू आ गई आपकी 2,94,400। उसमें से 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिलती है, तो ये 30% की डिडक्शन ले ली उसने। उसके बाद हम आते हैं, देखिए अभी आप देखेंगे 30% की डिडक्शन के बाद आपको 2,06,080 का आपकी क्या आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। इसमें से ये 30% माइनस होकर ये इनकम आपकी आई है। अब यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर यदि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और उस पर आपने साल भर में जितना ब्याज आपका बनता है
वो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर लेनी है। अच्छा, किराए की प्रॉपर्टी में जितना भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लाख भी लूँगी ना, तो वो यहाँ पर आपको उसकी छूट आपको मिल जाएगी, मतलब फुल अमाउंट यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट हमने ले लिया। उसके बाद अभी हम इतना नहीं लेते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हमने अच्छा एक और देखिएगा, अरियर से अनरियलाइज रेंट भी यदि आपको कोई पुराना बकाया रेंट मिला है, तो उसका 30% माइनस करके, मतलब उसकी 70% हिस्सा आपको यहाँ पर लेना है। 30% जो मैंने बताया कि उसकी उसकी भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, तो 70% डायरेक्ट आपको यहाँ पर लेना है। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं। ये हुआ हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी का। अभी हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है हमारी, तो वो भी हमको ऐड करनी है। हम फिर जाते हैं ऐड अनदर करते हैं। यहाँ पर वही हमको प्रॉपर्टी का एड्रेस लेना है, पिन कोड लिया हमने, स्टेट वो ले लेगा, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे। अब जब सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे तो हमको सिर्फ और इंटरेस्ट जो होता है हमारा, हमने उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लोन लिया है पूरे साल में जितना इंटरेस्ट हुआ है उसकी हमको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि चलिए मैंने 3 लाख का इंटरेस्ट दिया है, तो अब मैं यहाँ पे 3 लाख लेती हूँ। तो आप देखना क्या होता है। देखिए आपके सामने एरर का मैसेज आ गया, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी में आप पूरी अमाउंट ले सकते हैं जितना भी इंटरेस्ट बनता है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 लाख। अच्छा, मैंने यहाँ आपको ध्यान हो तो ओल्ड टैक्स रिजिम से हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जब आप न्यू टैक्स रिजिम से फाइल करेंगे तो बहुत सारी डिडक्शन ऐसी है जो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि अब इसमें तो मैंने लिए तब तो आ रही है, लेकिन आपके इसमें नहीं आ रही। तो आप समझ लीजिए यदि आपने न्यू टैक्स रिजिम लिया है तो फिर बहुत जगह आपको डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, इसमें भी आप ऐसे ही यहाँ पर हम कम कर देते हैं, 2 लाख कर लिया हमने। ये एरर यहाँ से हट गई। ऐसे ही अरियर्स अगर कुछ हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -2 लाख हो गया है, ये ऐड हमने कर दी। और भी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड अनदर पर जाकर आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फाइनल जो आई है हमारी -93,920 आई है, इसको हमने कंफर्म किया। ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके शेड्यूल से पहले आपको एक काम करना है, जहाँ यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका कैपिटल गेन हमको लेना है। तो आप क्या करें कि जहाँ से भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से आप अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट यहाँ पर आप मंगवा लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्ट डाउनलोड की है, ये नुआमा है या फिर आप जेरोदा है, जहाँ से भी आप करते हैं वहाँ से आप रिपोर्ट मंगवा लें। इसको टैक्स रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल गेन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सेल शीट ही आप मंगवाए। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टैक्स समरी, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन। ये रिपोर्ट जो आप मंगवाएंगे ना, इसमें आपको टोटल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही हमको शेयर पर हुआ है, तो इसी की डिटेल हमको वहां पर भी लेना है। तो चलिए अब हम आते हैं, अब कैपिटल गेन पर हम आना है, तो हमको कैपिटल गेन में हम क्लिक करें। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन कौन से कैपिटल असेट्स आपने सेल की है। तो एक तो हम लैंड और बिल्डिंग का हम देखेंगे। इसके तो फर्स्ट वाला, यदि आपने कोई लैंड बिल्डिंग सेल की है तो आप यहाँ पर ले लें। इसके अलावा देखिए, यदि आपको शेयर्स में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ये 111A वाला जो है सेकेंड वाला, ये सिलेक्ट आपको करना है। इक्विटी शेयर है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद यदि लॉन्ग टर्म है तो आपको यहाँ पर थर्ड नंबर वाला इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीडी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। तो तीनों ही हम देखेंगे, ठीक। अब इसके अलावा कोई भी असेट्स ऐसी हो सकता है कि आपके इस कैटेगरी में नजर नहीं आ रही हो, तो आप यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको इसके अलावा यदि कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है। तो चलिए अब ये तीनों हम देखेंगे। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लैंड बिल्डिंग के केस में देख लेते हैं। तो हमें आते हैं लैंड बिल्डिंग के, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
देखिए, लैंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है कि यदि आपके 24 मंथ्स तक आप होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो आपके शॉर्ट टर्म होगी। 24 मंथ्स के अंदर ही यदि आपने सेल कर दी है, यदि उससे ज़्यादा यदि आपने होल्ड की है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ परचेज लेनी है। परचेज या एक्विजिशन किस साल आपने खरीदी थी, वो डेट आप यहाँ पर ले लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2019 में ली है। पूरी डेट यहाँ सिलेक्ट कर ले। डेट ऑफ सेल आपने वो कब ट्रांसफर की, कब सेल की है, वो डेट आप यहाँ पर ले लीजिए। मान ली 1 मार्च को हमने की है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, उसने खुद ने कैलकुलेट कर लिया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है आपका, मोर देन 24 मंथ है, इसलिए वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी, आपको खुद को नहीं सोचना है, खुद ही आपको कैलकुलेट करके सब बता देता है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हो रही है हमारी, क्या हो रही है, लॉन्ग टर्म हो गई। अब यहाँ पर हमको डिटेल देना। चलिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है आपने कितने में प्रॉपर्टी बेची है, वो वैल्यू यहाँ पर हम ले लेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 लाख में प्रॉपर्टी बेची है। अब आते हैं, देखिए, आप अपनी रजिस्ट्री की वैल्यू भी आपको यहाँ पर, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी आपको यहाँ पर लेना होगी। तो आप अपनी रजिस्ट्री लेकर उसकी कॉपी लेके बैठे। अब स्टाम्प वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी क्या वैल्यू है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना कंसिडरेशन का और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में, इसमें 10% तक का तो चल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए 11,50,000 है, तो दोनों में से जो ज्यादा, तो उसने कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए वो 11,50,000 लेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ 11 लाख ही है। अब देखिएगा, तो उसने 10 लाख ही लिया है, मतलब वो 10% तक तो आपको ठीक है चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर डिफरेंस होता है, तो दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है वो लेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम 9 लाख कर लेते हैं, तब भी देखिए उसने 10 लाख लिया है। ठीक, तो यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन अब हम यहाँ पर ज्यादा ले लेते हैं, 11,50,000। तो यहाँ पर वो लेगा 11,50,000 की, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो इसके अब ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो सेल्स वैल्यू मानी जाएगी, वो कौन सी मानी जाएगी, 11,50,000 की। अब आते हैं हम डिडक्शन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने वो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो हमने खरीद, सॉरी, कब खरीदी थी नहीं, उसकी कितने में खरीदी थी। अब वो प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने 7,50,000 में परचेस की थी, वो ले ली हमने। अब देखिए, इसकी इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो अपने आप कर लेगा, आपको कुछ भी ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि यदि, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2019 में प्रॉपर्टी परचेज की और 2020 में मैंने उसमें एक रूम बनवाया, उसके बाद 21 में फिर एक रूम बनवाया, तो ये सब क्या है, हमने उसका इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसकी भी तो वो हमारी कॉस्ट है, तो उसकी भी हमको छूट मिलेगी। तो ये वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको एड अनादर करना है। जितनी बार आपने इम्प्रूवमेंट किया, उतनी बार आपको डिटेल देनी है, हमने एड किया। यहाँ पर लेना है, जैसे मान लीजिए 1,50,000 का मैंने इम्प्रूवमेंट करवाया, कौन से साल में करवाया वो आप ले लीजिए। मान ली मैंने करवाया 2021 में, तो उसकी भी देखो, क्योंकि 2021 भी क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ही है, इसलिए वो उसने उसकी भी इंडेक्सिंग कर ली और वो वैल्यू खुद ले ली है। अब मान लीजिए कि यही मैं वैल्यू आपको ले लेती हूँ, ये जो इम्प्रूवमेंट था मैंने अभी 23-24 में करवाया, तब वो उसकी इंडेक्सिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से कर लेगा, सिस्टम अपने आप करेगा। अब यहाँ पर अगर और भी कोई इम्प्रूवमेंट है, तो वहाँ पे एड अनादर पर आप कर सकते हैं। अगर कोई अपने सेल करने, ट्रांसफर से रिलेटेड कोई खर्चे हैं, तो वो आपको यहाँ पर, जैसे ब्रोकरेज है और भी कोई खर्चे हैं, तो वो आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल आ गई। देखिए, तो अभी जो आपका कैपिटल गेन बन रहा है, कितना बन रहा है, 17,000 का कैपिटल गेन आपका बना हुआ है। अब इसके बाद आता है नंबर डिडक्शन का। जैसे कि आपको पता हो, तो कैपिटल गेन के प्रॉपर्टी, जब हम हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसके में फिर यदि हम हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो हमको 54 के अंतर्गत क्या है, छूट मिल जाती है। सेक्शन 54 में कैपिटल गेन जितना होता है, तो वो डिडक्शन यदि मिलती है, तो उसकी डिटेल आपको एड अनादर करके यहाँ पर देनी है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में अलग वीडियो बनाया है कि कैपिटल गेन, कौन कौन से कैपिटल गेन पे केस कब कब छूट मिलती है, तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको दूंगी, वो आप वीडियो जरूर देख लें। अगर कोई डिडक्शन आपकी बनती है, तो वो यहाँ पर आपको इंटर करनी है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अब नीचे आइए, अब आपको प्रॉपर्टी की डिटेल देना है। सबसे पहले जिस से आपने नेम ऑफ द बाय, जहाँ से आपने प्रॉपर्टी
जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची है उसकी आप यहाँ पर डिटेल दे दें, उसका पैन नंबर, आधार, परसेंटेज। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको 2 बार यहाँ पर ऐड करना होगा, नहीं तो आप एक है तो फिर आप एक ही बार हो जाएगा। जितने भी परसेंटेज है उसका, मान लीजिए यदि 70-30% है या 50-50% है, एक से ज़्यादा ने यदि खरीदी है उसको जॉइंट प्रॉपर्टी, उन्होंने जॉइंट में खरीदा है, तो फिर आपको अलग-अलग दोनों की डिटेल यहाँ पर देनी है। कितने में हमने उसको खरीदा है, सॉरी बेचा है, तो हमने 10 लाख में उसको बेचा है, वो वैल्यू यहाँ पर हम देंगे। चलिए एड्रेस लेना है प्रॉपर्टी का, यहाँ पर जो सेल वैल्यू थी वो हमने ले ली, एड्रेस ले लिया, पिन कोड ले लीजिए आप, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। चलिए इसको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही यदि और भी कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म ले लीजिए, आपको सेम प्रोसेस उसमें भी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या होगा। उसके आगे अब हम आते हैं। अब देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना, पूरी प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, और भी आप चाहें तो यहाँ ऐड अनदर से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको यहीं पे दिख जाएगा STCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पर लेंगे। पहली बात एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड, इनके केस में कोई भी इंडेक्सिंग वगैरह नहीं होती है, और इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए 12 मंथ्स होते हैं। जैसे कि लैंड और बिल्डिंग में हमने 24 मंथ्स देखे थे, लेकिन यहाँ पर 12 मंथ्स होते हैं। म्यूचुअल फंड, यूनिट्स, इक्विटी शेयर्स, इनके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आप एक साथ जानकारी दे सकते हैं। मतलब जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उसकी हम एक साथ कैलकुलेशन यहाँ पर बताएंगे। सेल्स वैल्यू भी सभी की एक साथ लेंगे, ऐसे ही एक्विजिशन कास्ट भी हमको सब एक साथ ही लेना है। चलिए सबसे पहले देना हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने में हमने बेचा है। तो हम हमारी रिपोर्ट की ओर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हमको दिख जाएंगे, जितने भी शॉर्ट टर्म होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। तो सबकी आप एक साथ वैल्यू निकाल लीजिए, परचेज प्राइस भी निकाल लीजिए और सेल्स वैल्यू भी निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर ये सेल्स वैल्यू है, एक से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा की आ जाएगी। टोटल सेल्स वैल्यू आप ले लीजिए जितनी भी शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पर यूनिट है तो हम इसको यूनिट वाइज निकाल लेते हैं टोटल। चलिए अब इसके सबकी रिपोर्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है, पर आपको ये इन्फॉर्मेशन इजीली वहाँ पे रिपोर्ट में मिल जाएगी। 22,324। अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर। तो देखिए इसमें जैसा मैंने बताया था शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, इसमें आपको कोई इंडेक्सिंग नहीं रहेगी, तो यहाँ जितने भी सब विदाउट ही है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितने में हमने परचेज किए थे। फिर रिपोर्ट में आते हैं, आपको यहाँ पर वो भी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वही हमको टोटल जितने में हमने परचेज किए थे वो वैल्यू निकालनी है। 524 मल्टीप्लाई 28, तो यहाँ पर 14,672 आ गए हैं, ये हमने ले लिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। देखिए एक्सपेंडिचर ट्रांसफर के केस में आपने जो बेचे हैं उसमें यदि कोई एक्सपेंसेस लगे हुए हैं तो वो आपको लेने हैं। तो यहाँ तो इन्होंने क्लियर दिए हुए हैं कि इसके साथ साथ ये एक्सपेंसेस लगे हुए हैं। देखिए अच्छा, एक्सपेंसेस में आप ध्यान रखिएगा, केवल ये जो STT है ना, इसकी छूट हमको नहीं मिलती, तो इसलिए आपको STT नहीं लेना है। STT छोड़ के जितने भी है, जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पर सेल प्राइस, रियलाइज्ड P&L आ गया, ब्रोकरेज लेंगे, सेबी चार्जेस लेना है हमको, GST लेना है, स्टाम्प ड्यूटी अगर कुछ होती तो वो ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन STT नहीं लेना, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हमको लेना है। तो चलिए अब हम इसकी टोटल कर लेते हैं। ब्रोकरेज हो गई हमारी 44.8, प्लस सेबी चार्जेस है 0.02, प्लस GST 8.2। STT को छोड़कर बाकी सभी एक्सपेंसेस हमको लेना है, STT नहीं लेंगे 0.73। चलिए टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो हम हमारी रिपोर्ट में ले लेते हैं, 53.75। 53 ले लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस आ गया है, तो
ये हमने ले लिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया है, इसको हमने ऐड कर दिया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बस आप ध्यान रखिए कि आपको एक साथ अमाउंट डालना है इसमें। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ। चलिए, अब हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखना है, तो हम यहाँ पर आते हैं, इस पर हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू शेड्यूल दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, यदि आपकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है तब तो आप यहाँ पे CSV टेम्पलेट से भी यूज कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एड डिटेल्स पर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो तरीके से इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। एक तो देखिए, सबसे पहले शेयर्स यूनिट्स एक्वायर्ड, आपने जो परचेज किए थे वो ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 थे या उसके बाद थे। तो ये अब आपको रिपोर्ट में देगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि यदि पहले परचेज किए हो तो क्या करना है। तो आपने यदि पहले परचेज किए हो तो यहाँ पर आपको ISIN कोड देना होगा। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, हम यहाँ पर भी हमारी रिपोर्ट में देखें तो हमारी रिपोर्ट में जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में एंट्री डेट है 23 मार्च 2018, मतलब बाद के हैं। लेकिन जिनके भी यदि पहले के हो तो आप पहले के ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल देनी है देखिए। एक तो आपको ISIN कोड देना है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें मिल जाएगा। नेम ऑफ शेयर्स यूनिट्स, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, आपने इनसे जिसका आप ISIN कोड दे रहे हैं उनसे आपने कितने शेयर्स सेल किए हैं, उनके अभी वो नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए। सेल प्राइस पर शेयर्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक शेयर की सेल प्राइस यहाँ पर आपको लेनी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने यहाँ पे लिए थे उन सब की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको एक साथ यहाँ पे लेनी है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है आपको, वो भी पर शेयर पर यूनिट आपको देनी है। वो कब की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हम, 31 जनवरी 2018 की। ठीक है। वो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ इंटर करने के बाद अगर कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। एक्सपेंडिचर कैसे लेना है वो मैं आपको शॉर्ट टर्म के टाइम में बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर देंगे। चलिए, अब मेरे तो बात के है तो मैं आफ्टर सिलेक्ट किया हमने। अब देखिए, इसमें जब आफ्टर 31 जनवरी 2018 है तो आपको ISIN कोड नहीं लेना है। ये आप सिर्फ क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पर लेनी है। तो मैं कॉस्ट ऑफ, तो इसमें आप टोटल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट का कुछ है ही नहीं, आप टोटल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर एक से ज्यादा भी हो तो आप क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले हमको क्या लेनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको यहाँ पर लेनी है। 2 यूनिट है, 375 मल्टीप्लाइड 750। तो यह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने ले ली। ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर लेनी है, ध्यान रखिएगा, जितने भी आपने सेल किए हैं। अब फिर यहाँ पर वही एक्सपेंडिचर लेना और यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। पहले हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन डाल देते हैं, कितने में गया सेल प्राइस इसकी 210.83 422। ये हमने ले लिया 422। अब यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर डाल देते हैं। तो चलिए, अब एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में वही हमको STD को छोड़कर आपको बाकी सब लेना है। जैसे ब्रोकरेज है 10.86 की, फिर उसके बाद है GST 1.96, और उसके बाद एक्सचेंज चार्जेस जो हैं +0.02। तो 12.84, मतलब 12 रुपीज या 13 रुपीज हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्सपेंडिचर, और इसको हम कर देंगे ऐड। तो ये आपको फिल करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें तो हमको एक साथ देना होती है डिटेल। तो ये देखिए, हमने शेयर्स की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर दी, ये हमने कंफर्म कर दिया। अब देखिए, जब आपने कैपिटल गेन वाले शेड्यूल को कंफर्म किया तो उसके साथ जो शेड्यूल था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो अपने आप ही कंफर्म हो। वो शेड्यूल हम उसके अंदर ही हमने फिल किया था उसको, वो भी कंफर्म हो गया। अब बात आती है वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर। अब हम आ जाते हैं। इससे पहले हमको कैपिटल गेन शेड्यूल में एक बार फिर से जाना होगा, उसमें हमारा एक पॉइंट रह चुका है। हम इसमें जाते हैं, शेड्यूल कैपिटल गेन में कंटिन्यू किया। ये जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी हमको क्वार्टर वाइज डिटेल भी देना होती है। तो अब यहाँ नीचे की ओर आप जाएं
और यहाँ पर आएगी इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करना है हमको। यहाँ पर यदि डिटेल नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखिए अमाउंट आ चुकी है, तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा 7,599 का। तो ये आपको क्वार्टर वाइज, मतलब ये तो हमने जो निकाला है वो क्या है, सभी का लेंगे हम, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सभी का आएगा। तो या तो आप एक काम करें कि अब आपको ये लेना है कि ये जो गेन हुआ है वो सभी क्वार्टर में कितना कितना हुआ, मतलब इस क्वार्टर, मतलब यहाँ पर इन्होंने अप टू 15 जून है, फिर 16 जून से 15 सितंबर है, तो जो डेट यहाँ पे ली हुई है इसके हिसाब से आपको डालना है कि ये गेन कब कब का है। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आता है, या तो आप अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल, सबका देख ले कि हाँ कितना गेन कहाँ हुआ है। अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो आप या तो इसको फर्स्ट वाले में डाल दें अप टू 15 जून में। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता है। कर सकते हो तो उसको डेट वाइज आप अलग कर सकते हो तो कर दे, नहीं तो फिर आप फर्स्ट क्वार्टर में ले, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अगर बनता है एडवांस टैक्स के ऊपर तो फिर तो और ज्यादा ही बनेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो मैंने फर्स्ट वाले में ही डाल दिया है, उसको कंफर्म हम कर देते हैं। अगर आप डिटेल नहीं देंगे तो आपको बाद में फिर क्या होगा कि वापस से एरर आ जाती है। चलिए, कैपिटल गेन हो गया। अब आते हैं वीडीए वर्चुअल डिजिटल असेट, इसमें हम लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल। प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे हम गए, ओके किया, एड डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहली चीज क्या आ रही है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर। अब डेट ऑफ ट्रांसफर तो जैसे मान लीजिए कि 10 कॉइन है, आपने एक साथ सेल किए तो ट्रांसफर की डेट सेम होती है, लेकिन अगर डेट ऑफ एक्विजिशन आपने अलग अलग लिए हैं तो यहाँ पर शुरू में यही बोला गया था कि हर ट्रांजेक्शन को अलग ट्रांजेक्शन माना गया है। मतलब आपको अलग अलग सब क्वांटिटी के लिए आपको अलग अलग डिटेल देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्विजिशन डेट ली हुई है ना, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, सबकी डिटेल अलग देनी है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन लेना है, डेट ऑफ ट्रांसफर लेना है, और ये कैपिटल गेन तो ये ऐसा कैसा रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने वो कितने में खरीदा था वो लेना है। कंसिडरेशन रिसीव्ड, कितना आपको मिला है, सेल्स वैल्यू उसकी यहाँ पर लेंगे आप। और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ परचेज, जैसे अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ हमने डाल दिया है, मान ले कोई कॉइन है हमने 50,000 में खरीदा था, उसको बेचा हमने 60,000 में, तो देखिए ये इनकम अपने आप 10,000 की इनकम उसने ले ली है, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर डेट ले लेते हैं हम, मान लो 1 मार्च का था, 12 मार्च पे हमने ट्रांसफर कर दिया, ये एड हमने कर दिया है। ठीक है, ये डिटेल यहाँ पे आ गई है। अब एक और डिटेल फिर एड अनदर पे जाएंगे, अब फिर एक और डेट ले लेते हैं हम। मान लो 3 मार्च पे हमने खरीदा, बेचा कब हमने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने माना है 40,000 की है, लेकिन जो कंसिडरेशन मिला है हमको 30,000 ही मिला। हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होता है। देखिए अब इसने यहाँ पर लॉस को नहीं लिया, तो यहाँ पे लॉस को इग्नोर किया जाता है। प्रॉफिट होगा तो वो ले लेगा, मतलब कि लॉस सेट ऑफ आपका नहीं होता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स में, तो उसने लॉस को यहाँ पर नहीं लेगा, वो एड कर दिया है। तो यहाँ पर ये आ जरूर गया है, लेकिन इसकी क्या है, 10,000 जो आपका प्रॉफिट रहा है एक्चुअल में, देखिए पॉजिटिव इनकम ऑफ कैपिटल गेन 10,000 उसने ले लिया। ऐसा नहीं कि इसका जो लॉस था उससे से सेट ऑफ किया है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 आपकी इनकम मानी जाएगी, तो हमने इसको कंफर्म किया। तो इस तरह वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो भी हो उसकी डिटेल आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शेड्यूल पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए अदर सोर्सेज में दो तरह की इनकम होती है, एक तो वो इनकम जो कि नॉर्मल जो आपकी टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है उससे आपको टैक्स लगेगा, और एक इनकम कुछ इनकम रहती है जिसके के ऊपर आपको जो स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। दोनों ही हम देखेंगे। जैसे कि पहले हम देखते हैं, अब देखिए सबसे पहले ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स, उसमें डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम तो उसने खुद से ले ली एआईएस से। यहाँ पे हम इसकी डिटेल दे सकते हैं, इसमें आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इससे आप चेंज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसे इसने इंटरेस्ट भी ले लिया है, इंटरेस्ट में हम डिटेल देख लेते हैं, जैसे सेविंग बैंक का है, डिपॉजिट्स का है, इनकम टैक्स रिफंड का उसने इंटरेस्ट ले लिया है। चलिए, इसके अलावा भी यदि कोई आपको इनकम ऐड करना है तो यहाँ एड अनदर पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद नेचर ऑफ इनकम आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ इनकम में भी यदि यहाँ पर आपको नहीं समझ में आता, आप एनी अदर इनकम सिलेक्ट करेंगे। अब एनी अदर इनकम में जाते हैं तो देखिए फैमिली पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट वगैरह यहाँ पे सारी सब आ गए हैं। आप इसमें से जो जिस कैटेगरी में आपको ऐड करना है वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको फैमिली पेंशन आती तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 50,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसको ऐड कर दिया। ये हमने लिया वो इनकम जिन पे की नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, नीचे की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स आपको अलग से ही दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, पर हमको इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स में एड डिटेल्स पर क्लिक कर दें। नेचर ऑफ इनकम में ले लें तो यहाँ पर हम देखिए इसमें क्या क्या इनकम आएगी। यहाँ पर आप जब डिटेल देखेंगे ना तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सभी स्पेशल रेट में आती है। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम जो मैं बता रही थी आपको, उसके अलावा भी आप दूसरी इनकम आप देख सकते हैं। जिस इनकम में भी आप आते हैं वो इनकम आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमको लेना है ऑनलाइन गेम की, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का हमने ले लिया, अमाउंट लेना है। अच्छा, अमाउंट आपको नेट विनिंग अमाउंट लेनी है। तो नेट विनिंग अमाउंट या तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आपको एआईएस में या 26 एस में भी उसमें मिल जाएगी। तो वो अमाउंट आप ऐसी कैसी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी नेट विनिंग अमाउंट हो गई है 67,000, वो हमने ली, हमने यहाँ पर ऐड कर दी। चलिए उसके बाद ऐड कर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 दिख रही है आपको। तो अब ये जो 57 में इससे रिलेटेड यदि आपको अदर सोर्सेज की इनकम से रिलेटेड यदि कुछ डिडक्शन लेनी है तो वो डिडक्शन के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे हम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में। अब यहाँ पर देखिए एक डिडक्शन खुद से ही ले ली गई है, हमने ली थी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में आपको डिडक्शन मिलती है, तो ये डिडक्शन उसने खुद से ले ली है 15,000 की डिडक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे की ओर, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रूवल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे हमने कैपिटल गेन में क्वार्टर वाइज डिटेल दी थी वैसे ही यहाँ पर भी हमको देना है। इस पर क्लिक हम करते हैं। अब हमने जो स्पेशल रेट्स की ली थी देखिए हम यहाँ पे आ गई है। जिस जिस इनकम के लिए आपको ब्रेकअप देना है वो डेट वाइज वो यहाँ पर आपके अपने आप ही आपको यहाँ जैसे 67,000 इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स आ गया। तो ये इनकम जो थी 67,000 की, तो ये आपको कब कब मिली, आप क्वार्टर वाइज यहाँ पर मतलब ये जो डेट दी हुई है वैसे आपको लेना है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट में ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इसमें कितना आपकी इनकम है। उसके बाद डिविडेंड इनकम भी कब थी, ये शायद डिविडेंड इनकम ये हमारी अगस्त में आई थी, तो हम इसको सेकेंड में ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट में हमने जीरो कर दिया, सेकेंड में हमने ले ली है। इसी तरह और भी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। आ गई यहाँ पर दो इनकम को हमको रिपोर्ट करना था, एक तो डिविडेंड की इनकम का और एक हमको लेना थी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को। दो इनकम हमको यहाँ पर रिपोर्ट करनी थी। यहाँ पर अब हम कंफर्म करते हैं। ये देखिए हमारा अदर सोर्सेज वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं शेड्यूल CY LA पर। डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, इसमें प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पर क्लिक कर दें। अब देखिए इसमें आपकी हाउस प्रॉपर्टी लॉस था, इनकम थी वो सब, सैलरी में आपकी इतनी इनकम थी, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उससे सेट ऑफ हुआ। करंट ईयर की इनकम आपकी यहाँ पे आ चुकी है। वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो आ गया है आपका। तो जो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर से सेट ऑफ होगी वो आपको इसमें ऑटोमेटिक सेट ऑफ होके आपको दिख जाएगी। आपको तो क्या करना है, लास्ट में आके आपको कंफर्म करना है। चलिए इसमें सिर्फ आप कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम BFLA पे, डिटेल्स ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। जो पिछले साल के लॉस थे वो उनको इस साल लाया गया है। तो ठीक है, इसको भी हमको कंफर्म करना है। आप अंदर जाइए, नीचे की ओर जाएंगे, सेट ऑफ पर क्लिक कर देंगे।
कंटिन्यू किया हमने। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं CFLA। इसमें भी हमको डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, जो हमको फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी वो डिटेल इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे भी नीचे आके आपको कंप्यूटर सेटअप पर क्लिक करना है, ये कर दिया हमने। अभी देखिए शेड्यूल स्पेशल इनकम कौन सी थी, जिसकी स्पेशल टैक्स रेट थी, आपको याद हो तो ऑनलाइन गेमिंग पे 30% स्पेशल टैक्स रेट लगता है, वो यहाँ पर आएगी। वो भी इसमें भी आते हैं हम। ये देखिए उसने, तो इसमें सभी का जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना है, इस पे 20% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% है, और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में देखिए उस पर आपका 30% लगा हुआ है, ये रही टैक्स रेट। तो यहाँ से आप टैक्स रेट आप देख सकते हैं कि किस किस पे आपको स्पेशल टैक्स रेट लगी है। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएं, कंफर्म कर दें। चलिए अब आ रहा है हमारी डिडक्शन का। हम इस पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि आपका न्यू टैक्स रिजीम है तो जरूरी नहीं कि हर डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिले। जो जो आपको मिल सकता है केवल वही आपके सामने शो होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिडक्शन हमको ऐड करनी है तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अदर डिडक्शन, डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्शन, तो ऐड अनदर पर हम जाते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस की, जैसे ATC की डिडक्शन यहाँ से हम ले सकते हैं, ATE की ले सकते हैं। ये लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हमको ATC में लेना है तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। मान लीजिए हमने डालते 65,000, कितनी एलिजिबल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, ऐड कर दिया हमने इसको। तो ये हमने ATC की डिडक्शन ले ली। इसके अलावा भी आपके पास कोई और डिडक्शन वो आप ले सकते हैं। अब नीचे आते पार्ट C, CA एंड D में, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर हम ऐड अनादर पर जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स में देखिए हमने वहां पर इंटरेस्ट में देखा था कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी यहाँ पर उसने ले लिया था। तो अब वो इंटरेस्ट का आप यहाँ पर हमको छूट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अब वहां पे जितना यहाँ पर मैंने लिया 6,000 का, देखिएगा आप 6,000 का, लेकिन वहां पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कम था, कितना था 4,413। तो इसने एलिजिबल अमाउंट तो वो 4,413 ही ली है। तो जितनी भी एलिजिबल होगी वो आप यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट डाल दें। तो जो जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में, जितनी अमाउंट के लिए उतनी अमाउंट वो यहाँ पर ले लेगा। जितनी हमने इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट से ज़्यादा डिडक्शन तो हो नहीं सकती। ऐसे ही यदि कोई और भी आपकी रॉयल्टी वगैरह कुछ भी है तो आप यहाँ पर लेकर आप उसको सेव कर लें। यहाँ हमने सेव किया। चलिए ये हो गई। इसके अलावा कंफर्म कर दिया हमने। ये डिडक्शन वाला शेड्यूल भी हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं AMT शेड्यूल पर आ जाते हैं। इसको भी कंफर्म करना है। कुछ शेड्यूल तो ऐसे है कि आपको बस देखना है और कंफर्म करना है। चलिए अब AMTC वाला शेड्यूल भी कंफर्म कर लेते हैं। ये गए हम, ये कंफर्म किया। अब हम टोटल इनकम को कंफर्म करते हैं। इसमें देखिए सैलरी सब हेड वाइज आपको इनकम इसमें दिख जाएगी। अगर आपको इसकी डिटेल देखना है तो यहाँ शो डिटेल्स पे जाकर आप डिटेल भी देख सकते हैं। और नीचे आए देखिए लॉसेस ऑफ करंट ईयर जो सेट ऑफ हुए हैं वो अमाउंट भी यहाँ पर दिख गई है। उसका करंट ईयर लॉस सेट ऑफ होने के बाद का बैलेंस, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई आपकी, और स्पेशल रेट से कौन कौन से कितना आपका चार्जेबल है इनकम, वो इनकम भी यहाँ पर शो हो जाएगी। डिडक्शन जो हमने ATC की या सेविंग बैंक इंटरेस्ट की ली थी उस सब की डिडक्शन की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। टोटल इनकम आ गई। इस तरह से आप देखेंगे इनकम विच इज इंक्लूडेड इन 12 एंड चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स वो भी यहाँ पर आ चुकी है।
कोई एग्रीकल्चर इनकम होती तो वो यहाँ शो हो जाती है, एग्रीगेट इनकम हमारी इतनी हो गई, डीम्ड इनकम सब यहाँ पे आपका दिख के टोटल इनकम देखने के बाद हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। ये शेड्यूल सिर्फ आपको देखने के लिए है और कंफर्म करना है आपको। अब उसके बाद आता है हमारा टैक्स पेड का शेड्यूल। टैक्स पेड मतलब हमने चाहे हमारा टीडीएस हुआ वो भी हमारा टैक्स पे किया हमने, टीसीएस हुआ हो या हमने खुद ने चालान जमा किए हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के, एडवांस टैक्स के, वो सभी डिटेल्स इसमें आ जाती है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिस किसी पे भी मान लीजिए कि हमको इंटरेस्ट मिला है 1 लाख रुपए का, उस पर 10,000 का आपका टीडीएस हुआ है, मतलब 90,000 आपको इन हैंड मिले होंगे। तो जब 1 लाख रुपए का हम इंटरेस्ट दिखाएंगे अदर सोर्सेज में, तो वो आपको 1 लाख रुपए दिखाना, न कि 90,000 आप लेंगे। और वहां पे हम पूरा 1 लाख लेंगे अदर सोर्सेज में, और 10,000 हमको यहाँ टैक्स पेड वाले में टीडीएस में दिखाना होगा। तो जहां जहां पर भी आपका टीडीएस हुआ, जैसे ऑनलाइन गेमिंग में भी टीडीएस हुआ होगा, तो जहां भी टीडीएस हुआ तो टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है वो हम इनकम में ले लेंगे, और जो टीडीएस की अमाउंट है वो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टोटल टैक्स बना है उसमें से जो टीडीएस हुआ है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ टैक्स पेड वाले में हम जाते हैं, जहाँ जहाँ भी आपका टीडीएस टीसीएस हुआ होगा वो सब डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि इसमें जाते हैं हम, इसमें यहाँ पर टीडीएस शो हो रहा है, इस पे हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जाना है, इस पे क्लिक करके आपको कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट पर हम जाएं और यहाँ पर नीचे की ओर जाएं आप, यहाँ पर सभी का ये रह जाता, फिर बाद में एरर आती है। जैसे कि टीडीएस हुआ था इस अमाउंट के ऊपर 1,36,280 का, तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि ये जो अमाउंट है वो आपने किस हेड में ली है, हाउस प्रॉपर्टी में ली है, कैपिटल गेन में ली है, या अदर सोर्सेज में ली है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर देना होगी, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस होता है वो तो सैलरी का अपने आप वो ले लेगा, लेकिन अगर इसके अलावा जितने भी टीडीएस है उसमें आपको बताना होगा कि ये इनकम आपने किस हेड में ली है। ठीक है, उसके बाद हम सेव कर देंगे। इसी तरह एक चीज और देख लीजिएगा कि यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जितने भी आपने चालान जमा करवाए होंगे वो डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। नहीं, जैसे हो सकता है कि तत्काल कभी कभी नहीं होती, जैसे कि अभी आपका मान लीजिए कि आपका टैक्स पेबल बनेगा तो आप पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर आकर एड डिटेल्स करना है, और उसमें आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स में यहाँ पर आप जाएंगे, एड डिटेल्स करेंगे, और यहाँ पर अपना चालान जो आप अभी हम डिपॉजिट करेंगे, यदि आपका टैक्स ड्यू निकलता है, अगर रिफंड निकलता है कोई बात नहीं, नो रिफंड नो टैक्स निकले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको टैक्स पेबल निकलता है तो आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट भी यहीं से आपका ई पे टैक्स हो जाएगा, और उसकी डिटेल फिर आपको यहाँ इस शेड्यूल में आके आपको इस तरह से देनी है, उसका बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर और अमाउंट आपको यहाँ पर देना है, और उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए, अब ये हो गया हमारा शेड्यूल। उसके बाद यहाँ पर हमने कंफर्म किया, जितनी भी बार शेड्यूल में आप चेंजेस करें आप कंफर्म जरूर करें उसको। उसके बाद आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब फाइनल हमको पता चलेगी हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बनी हुई है। तो देखिए, इसमें टैक्स पेबल ऑन डीम टोटल इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, रिबेट, यदि ये रिबेट जो होती है अंडर सेक्शन 87 है न्यू टैक्स रिजीम में, यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको पूरा के पूरा टैक्स क्या होता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। आपको एग्जाम्प्ट नहीं होगा, उसकी क्या होगी, रिबेट मिल जाएगी, मतलब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यदि आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है। तो जितना भी टैक्स बनेगा उसकी उस पूरे टैक्स की आपकी क्या हो जाती है, रिबेट आपको मिल जाती है। मैक्सिमम कितनी, 25,000। और इसी तरह यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो आपको 87A में रिबेट मिल जाती है। फिर यहाँ पर तो इनकम ज्यादा ही हुई है हमने देखा है, तो फिर इसलिए यहाँ पर कोई रिबेट हमको नहीं मिली है। टैक्स कितना बना है देख लीजिए, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई, और भी कुछ आपका यहाँ पर इंटरेस्ट फी सब यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप डिटेल भी यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। फाइनल लायबिलिटी देखिए, अब यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी वो कितनी बनी थी, आपकी इंटरेस्ट एंड फी टोटल लायबिलिटी थी हमारी 39,767। उसमें से टैक्स पेड जो हमारा टीडीएस था वो था 13,628 का। तो ये
टैक्स लायबिलिटी में से इतना टैक्स हम पे ऑलरेडी कर चुके हैं, वो माइनस होके अभी भी फाइनल हमको 26,140 का पेमेंट करना है। अगर रिफंड होता तो यहाँ पर आपको रिफंड वाले कॉलम में दिख जाता कितना रिफंड मिलेगा, और रिफंड आपको रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको करीब 7 से 15 दिन के अंदर आपके पास रिफंड आ जाता है। तो ये 26,140 का पेमेंट करेंगे, और जो पेमेंट करेंगे जैसा मैंने बताया था कि वो टैक्स पेड वाले शेड्यूल में जाके आपको उसकी एंट्री करनी होगी। चलिए, अगर आपके पास किसी भी वक़्त प्रीवियस ईयर में कोई फॉरेन असेट्स आपने है आपके पास, तो फिर आप यस कर दें, नहीं तो आपको नो कर दें। देखिए, होल्ड इज़ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियर अदरवाइज़ एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया कोई भी असेट्स है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दें। अब यहाँ पर आप पे नाउ का ऑप्शन पे जाके उसका पेमेंट कर दें। अब जैसे ही आप पेमेंट करके फिर आपको उसकी एंट्री करनी होगी। यहाँ पर आप पहले पे नाउ कर दें, फिर उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पेमेंट करने के बाद यहाँ टैक्स पेड में मैंने चालान ऐड कर दिया, आप भी अपना चालान की डिटेल ऐड कर दें। उसके बाद हम आते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम पे, फिर जाते हैं प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अभी हमारी लायबिलिटी इतनी बनी थी टैक्स पेड में, मैंने यहाँ पर चालान जमा करवाया है। देखिए, टीडीएस था हमारा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो था वो 26,400 का मैंने अभी चालान जमा करवाया। तो इस तरह से टोटल टैक्स लायबिलिटी ये बन गई है। तो अब देखेंगे तो अब हमारा 260 रुपीज़ का रिफंड बन गया, ज़्यादा पेमेंट हो गया है। तो रिफंड हमको रिटर्न फाइलिंग के बाद मिल जाएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो हम यहाँ प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नीचे की तरफ जाएं, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फॉर्म को, या प्रिंट भी कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमको जाना है। वैलिडेशन में यदि कुछ एरर रह जाती है हमारे रिटर्न में तो वो आ जाती है, पहले हमको वो करेक्ट करना होती है। तो जैसे यहाँ पर आइए तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जो हमने क्वार्टर वाइज कैपिटल गेन में डिटेल दी थी उसमें वो एरर है। चलिए, अब उसमें हम जाते हैं, नीचे की ओर आप जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन वाले में। देखिए, ये जो हमने क्वार्टर वाइज डिटेल दी थी, इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, वहाँ पर उसका एक कहना है कि ये कुछ डिटेल हमारी रह गई है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, वो हमने उसका ब्रेकअप नहीं दिया था। तो इसका ब्रेकअप हमको यहाँ पर देना होगा। तो इसके लिए हम पहले देख लेते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था। तो देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास 17,000। एक तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जो कि लैंड और बिल्डिंग के ऊपर था, ये था 17,857 का। अब इसमें से एक लॉस भी था हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो था वो था 341 का, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब बचा हमारा 17,516। तो ये डिटेल हमने नहीं ली है, वो भी डिटेल हमको देनी है, ये हम ले लेते हैं उसमें। तो ये 20% वाली जो डिटेल है वो भी हमारी आ गई है। ये भी सेम है कि आप चाहें तो आपके पास अगर डिटेल हो तो आप अलग अलग दे, नहीं तो आप फर्स्ट क्वार्टर में दे दे। ये हमने सेव किया, फिर कंफर्म कर दें। अब फिर से वही प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी, वापस हम इस टैक्स ऑन टोटल इनकम पर जाते हैं, प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये देखिए, अब हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। जब तक ये मैसेज नहीं आएगा तब तक आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। पहले वैलिडेशन होगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि आप
अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं? यदि बाद में करना चाहते हैं तो रिटर्न अभी सबमिट कर दें, उसके 30 दिन के अंदर आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी ITR 4 को एक्नॉलेजमेंट को साइन करके भेज भी सकते हैं, वो भी आपको 30 दिन के अंदर ही भेजना होती है। अच्छा यही है कि हम ई वेरीफाई नाउ कर दें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें आप जैसे आधार OTP से करना चाहते हैं, DSC से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट, जिससे भी चाहे वो उससे आप कर सकते हैं। जैसे यदि आधार से लेते हैं तो इस पर क्लिक किया। अब जो आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आप जब इंटर करेंगे तो आप फिर उसके बाद आपको फाइल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।